नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू और साहित्यिक कहानियों के चैनल कहानी संग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सुधा जुगरान जी द्वारा लिखित बेहद ही भावुक एवं पारिवारिक कहानी प्रीत की डोर। ये कहानी दो भाइयों के आपसी रिश्ते के उतार चढ़ाव की कहानी है। कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी प्रीत की डोर। आखिर भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कमी है उन्हें? इतने बड़े ओहदे पर हैं, इतनी बड़ी कोठी है, शाही ठाट से रहते हैं। ऐसा तो नहीं था मेरा मधुकर। जरूर रतिका ही उसके कान भरती होगी। नहीं नहीं, बहू ऐसी नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहू भी इस मामले में उसके खिलाफ है। माँ माथे पर हाथ रखकर बोली। पर आई बेटी का क्या भरोसा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। एक ही बेटी है मधुकर की, वह भी इतनी अच्छी नौकरी पर है। दामाद भी बड़ा अफसर है। इतना कुछ जोड़ा हुआ है बेटी के लिए, और कितना जोड़ना है आखिर। भाई की औलादों की जरा भी फिक्र नहीं है। क्या दिनकर के बच्चे उसके बच्चे नहीं हैं? और भाई अपनी 3 औलादों के साथ गरीबी से जूझता रहे। हाँ, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पिताजी उलझे हुए से बोले। मधुकर ऐसा क्यों कर रहा है? जरा सी जायदाद पर अपना हिस्सा मांगना, वह भी इतनी जबरदस्ती। अरे, तो इसमें गलत क्या है? दादी अपना पोपला मुंह फुलाती हुई बोली। आखिर अपना ही हिस्सा तो मांग रहा है। दोनों के हिस्से बराबर करके बात खत्म करो। एक का पेट भरा होगा तो क्या उसके हिस्से की मिठाई नहीं दोगे? बात तो ठीक है दादी, मृणालिनी बोली। बड़े भैया को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं है कि छोटे भैया कैसे अपनी 2 लड़कियों को पार लगाएंगे, तीनों बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाएंगे। वह ऐसे तो नहीं थे कि जबरदस्ती अपने हिस्से के लिए लड़े। सारा परिवार ड्राइंग रूम में एक कोने में बैठा सोच विचार कर रहा था। मधुकर का ऐसा व्यवहार सबके लिए पहेली बना हुआ था। मधुकर प्रशासनिक अधिकारी था, छोटी उम्र में ही नौकरी पर आ गया था, इसलिए विवाह भी जल्दी हो गया था और बेटी भी जल्दी हो गई थी। अभी वह 50 का भी नहीं था और बेटी की शादी कर निश्चिंत हो गया था। काफी नौकरी बाकी थी और जिम्मेदारियां कोई नहीं थी, इसलिए शानो शौकत से रहता था। दिन का साधारण हैसियत का क्लर्क था। 3 बच्चों की परवरिश उसके लिए आसान नहीं थी। पिताजी की पेंशन भी उसी के परिवार पर खर्च हो जाती थी। यहाँ तक कि जब माता पिता को ज्यादा इलाज व देखभाल की जरूरत पड़ती तो मधुकर उन्हें अपने साथ ले जाता। ठीक होने के बाद ही वापस भेजता। दिनकर के पास न पैसा था, न हैसियत। मृणालिनी, मधुकर, माता पिता, सबकी यही कोशिश थी कि जब भी हो सके दिनकर की मदद की जाए। उससे किसी तरह की भी उम्मीद कोई नहीं रखता था। दिनकर के बच्चों को भी मधुकर व रतिका बहुत प्यार करते थे। बच्चों के भविष्य के लिए योजनाएं बनाते थे। कभी लगता ही नहीं था कि मधुकर अपने बेटी या दिनकर के बच्चों के बीच कोई फर्क समझता है। पिताजी जब मकान व उससे लगी हुई थोड़ी सी जमीन दिनकर के नाम करने की बात करते तो मधुकर चुप रहता। उसकी चुप्पी को सब मौन स्वीकृति समझकर निश्चिंत थे। पुश्तैनी मकान हालांकि पुराना था पर था काफी बड़ा। रखरखाव भी ठीक ठाक थी। उसमें 3 किराएदार थे। अच्छा किराया आता था। दिनकर की 2 बेटियां व एक बेटा था। तीनों बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते थे। मधुकर संपन्न था। इतनी थोड़ी सी जायदाद की उसे जरूरत नहीं थी। लेकिन जब पिताजी ने कागजी कार्रवाई करनी चाहिए तो मधुकर अड़ गया कि उसे अपना हिस्सा चाहिए। इसके लिए वह अदालत में जाने को भी तैयार हो गया। मधुकर का यही व्यवहार सबके लिए पहेली बना हुआ था। सब अपनी अपनी अटकलें लगाकर मधुकर को ही दोषी ठहरा रहे थे। सब उसका घर के सदस्यों के लिए किया धरा सब भूल गए थे। बस एक दादी ही थी जो उसका पक्ष ले रही थी। माँ भी मधुकर को ही दोष दे रही थी। दिनकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, इसलिए उसकी तरफ माँ की हमदर्दी जरा ज्यादा ही थी। दिनकर के परिवार के लिए बहन भी कुछ न कुछ करती रहती थी, इसलिए मधुकर का यह व्यवहार सबको खटक रहा था। मधुकर का कहना था कि वह संपन्न है तो इससे क्या, आगे पिता की संपत्ति में से उसे तो अपना हिस्सा मिलना ही चाहिए। पूरे मकान व जमीन का आधा किया जाए, फिर वह अपने हिस्से का चाहे
जो करे, या फिर दिनकर उसका हिस्सा रखकर उसे उसकी कीमत दे। ये जानते हुए भी कि इतनी जमा पूंजी की तो दिनकर कल्पना भी नहीं कर सकता। ऊपर से 2 बेटियां हैं, उनके विवाह भी तो करने हैं। मधुकर की पत्नी भी उसके इस व्यवहार से हैरान थी। वे लोग जब छुट्टियों में घर जाते तो मधुकर पत्नी से दिनकर के बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने के लिए कहता। वापस आते समय भी वह बच्चों की किताबें, बैग, जूते आदि छोटी से छोटी जरूरत पूरी कराता। वही मधुकर जैसा व्यवहार कर रहा था, कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। लगभग 2-3 महीने पहले मधुकर की पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। खबर सुनकर दिनकर आया और हालचाल निभाने की औपचारिकता निभाकर चला गया था। आखिर वह भी क्या करता? मधुकर बड़ा अफसर था, भाभी की बढ़िया देखभाल हो रही थी। एक बार मधुकर की बेटी को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिल्ली जाना था। दिनकर लखनऊ में था, मधुकर कानपुर में। मधुकर को उस समय छुट्टी नहीं मिल पाई। किसी दूसरे के भरोसे वह बेटी को भेजना नहीं चाहता था। उसने दिनकर को फोन किया कि बेटी के साथ दिल्ली चला जाए। लखनऊ से कानपुर 1.5-2 घंटे का रास्ता था, लेकिन दिनकर ने लाचारी जाहिर कर दी। ऐसी ही कई छोटी छोटी बातें थी, लेकिन यह भी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि तब से काफी समय बीत चुका था और मधुकर का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। दिनकर सरल स्वभाव का था। उसे मधुकर की संपन्नता से या बहन के रुतबे से कोई ईर्ष्या नहीं थी। फिर ऐसी क्या वजह थी कि मधुकर इतना सख्त रवैया अपना रहा था? विडंबना यह थी कि दिनकर को मधुकर का हिस्सा दिलाना चाहकर भी सबकी सहानुभूति दिनकर से ही थी, जबकि मधुकर सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा था। फिर भी बुरा बना हुआ था। पिताजी ने उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। आखिर उन्होंने थक हार कर अपनी चल अचल संपत्ति के 2 हिस्से कर दोनों बेटों के नाम वसीयत कर दी। वसीयत होने के बाद दिनकर व उसकी पत्नी मधुकर से थोड़े खफा रहने लगे। सारे परिवार के लिए वह जैसे पराया हो गया। आधा घर जिसका किराया मिलता था, वह मधुकर के हिस्से में चला गया। दिनकर को किराया मिलना बंद हो गया। उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। वह तो पिता की पेंशन थी जो उसकी आर्थिक स्थिति को संभाले हुए थी। पूरी पेंशन घर में खर्च हो जाने से पिताजी को भी रुपए पैसे की दिक्कत रहने लगी। उन्होंने मधुकर को कपूत की पदवी दे डाली। मधुकर माँ के नाम पर मनी ऑर्डर भेजता रहता था। वह मनी ऑर्डर चुपचाप रख लेती, लेकिन पिताजी अक्सर बड़बड़ाते रहते, उस नालायक का पैसा वापस भेज दो, नहीं चाहिए हमें। क्यों भेज दूं? माँ तर्क करती, बेटे ने भेजा है, बेटे की कमाई का निरादर क्यों करूं? इस पर पिताजी चुप रह जाते। 1 साल बीत गया। दिनकर का बेटा इंजीनियरिंग के इम्तिहान में बैठा और पास हो गया। दिनकर तो पढ़ाई में फिसड्डी था, लेकिन तीनों बच्चे लायक निकल रहे थे। बेटे के इंजीनियरिंग में पास होने से सब बहुत खुश हुए, लेकिन रुपए की बात पर काम अड़ गया। ट्रेनिंग का खर्चा बर्दाश्त करना दिनकर के बूते की बात नहीं थी। ऊपर से दाखिले के लिए तुरंत ही मोटी रकम चाहिए थी। मधुकर को माँ की चिट्ठी से पता लगा तो उसने फौरन रुपए भिजवा दिए, लेकिन दिनकर ने गुस्से से रुपए वापस भिजवा दिए। साथ में 2 लाइन का नोट भी लिख दिया था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अपना इंतजाम हम खुद कर लेंगे। मधुकर चुप रह गया। दिनकर ने बहुत कोशिश की, लेकिन सभी उसकी हालत से वाकिफ थे, इसलिए कोई भी रिश्तेदार रुपए देने में हिचकिचा रहा था। बहन से वह कह नहीं सका। पिताजी ने भी घर के दामाद से रुपए मांगना ठीक नहीं समझा। घर का खर्च चलाने में पिताजी भी खाली हो गए थे। दिनकर उस साल बेटे को इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं दिला पाया। तीनों बच्चे पढ़ने में होशियार थे, लेकिन उनकी उन्नति में दिनकर की गरीबी आड़े आ रही थी। मधुकर ने जब सुना कि आखिरी तारीख निकल गई और दिनकर दाखिला नहीं दिला पाया, तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह मन महसूस कर रह गया। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी कोई बात नहीं, अगले साल मैं आपको आईआईटी में निकल कर दिखाऊंगा, तब तक आप रुपयों का इंतजाम कर लीजिए। अगले साल बेटी ने भी 12वीं पास कर ली और साथ ही मेडिकल का इम्तिहान भी दे दिया। संयोग से बेटा बेटी दोनों मेडिकल व इंजीनियरिंग के इम्तिहान में पास हो गए।
दिनकर एक के लिए ही रुपए नहीं जुटा पाया था, अब तो दो थे। मधुकर को जब पता चला तो इस बार रुपए भेजने की बजाय वह पत्नी के साथ खुद ही आ गया। माता पिता बेटे को देखकर खुश हुए, लेकिन दिनकर का परिवार रूठा ही रहा। उन्हें यही लगता रहा कि अगर मधुकर ने अपना हिस्सा न मांगा होता तो उन्हें इतनी दिक्कत न होती। उन्होंने दुआ सलाम की औपचारिकता भर पूरी की। पति पत्नी दोनों थके हुए थे, दोनों खाना खाकर सो गए। शाम की चाय पर बरामदे में परिवार के सभी सदस्य थे, लेकिन दिनकर व उसकी पत्नी नहीं थे। मधुकर से रहा न गया। उसने दिनकर की बेटी से पूछा, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? कमरे में। जा, बुलाकर ला। कहना, ताऊजी ने जरूरी बुलाया है। कुछ देर बाद अनमना सा दिनकर आ गया। आओ दिनकर, मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। मेरे साथ बैठकर चाय भी नहीं पी सकते हो? कहकर मधुकर ने कुर्सी खिसका दी। मजबूर हो दिनकर को बैठना पड़ा। बहुत खुशी की बात है कि दोनों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो गए। मधुकर चाय पीते हुए बोला। सुनकर दिनकर का चेहरा तन गया। पिताजी का चेहरा भी कठोर हो गया। मधुकर ने यह सब ताड़ लिया, पर उस पर बिना ध्यान दिए बोला, पिछले साल तुम दाखिला नहीं करा पाए थे, इस साल जरूर करा देना। दिनकर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह फट पड़ना चाहता है। माहौल में चुप्पी पसर गई। चाय खत्म कर मधुकर ने कप नीचे रखा और उठ खड़ा हुआ। 1 मिनट में आया, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मधुकर वापस आया तो उसके हाथ में एक मोटा सा लिफाफा था। लिफाफा दिनकर के हाथों में देता हुआ बोला, लो दिनकर, यह तुम्हारे लिए है। दिनकर ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने सोचा मधुकर उसे बच्चों की दाखिले के लिए रुपए दे रहा है। उसके चेहरे पर इनकार के भाव आ गए। जो चीज पहले हक लगती थी, पता नहीं क्यों अब भीख लगने लगी थी। लो, खुलकर देखो। उसके मन की उलझन समझते हुए मधुकर ने लिफाफा जबरदस्ती दिनकर के हाथों में पकड़ा दिया। दिनकर ने बेमन से लिफाफा खोला। सब उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहे थे। दिनकर ने लिफाफे से कागज बाहर निकाले और अनिच्छा से पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। पिताजी उसके हाथ से कागज छीनकर खुद पढ़ने लगे। यह क्या? वे हैरानी से मधुकर की तरफ देखने लगे। मधुकर ने पिताजी की तरफ से मिली अपने हिस्से की संपत्ति दिनकर के बेटे के नाम कर दी थी। मकान का पिछले 2 साल का किराया उसकी दोनों बेटियों के नाम जमा था, जो लगभग 1.5 लाख रुपए था। तूने यही करना था तो उस समय इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया? मधुकर ने सबके चेहरे देखे, फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पिताजी। ऐसी क्या वजह है कि तुम मुझसे भी लड़ने को तैयार हो गया? ऐसी ही वजह थी पिताजी। मैं दिनकर को कुछ एहसास दिलाना चाहता था। क्या आप सबका ख्याल था कि मैं संपन्न हूँ, इसलिए मुझे पिताजी की संपत्ति की इतनी जरूरत नहीं जितनी दिनकर को है? लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या यह फर्क आपने किया था कि मुझे बड़ा अफसर बनाया और दिनकर को क्लर्क? नहीं, आपने तो दोनों को एक सा भविष्य बनाने का बराबर मौका दिया था। दोनों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं अपनी मेहनत से बड़ा अफसर बना, दिनकर तब भी मेहनत से कतराता था। उसने आराम से जो हो पाया वही किया। मेहनत से वह जी चुराता रहा और खामियाजा आप मुझसे वसूल करना चाहते हैं। दिनकर को जिंदगी भर सबने सिर्फ दिया ही है। मैंने, मृणालिनी, आपने, सबने इसके लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन यह कभी हाथ बढ़ाकर किसी को कुछ नहीं दे पाया। इसको सिर्फ लेने की आदत पड़ गई है। मधुकर कड़वाहट से बोला, बच्चे भी कल इसी लीक पर चल सकते हैं। लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई। उसकी क्लर्की की एक साधारण सी नौकरी है। तनख्वाह में अपने परिवार का ही खर्चा नहीं निकाल पाता तो और किसी को क्या दे सकता है? माँ ने दिनकर का पक्ष लिया। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। किसी को कुछ लेने या देने का संबंध रुपए से कम, भावना से अधिक है। कोई 500 रुपए की चीज दे तो उसके बदले 10 रुपए खर्च नहीं किए जा सकते। देने के पीछे एक भावना होती है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी में तुम्हारी एक खास जगह है। पाने वाला भावना देखेगा, आखिर हैसियत से वह भी वाकिफ होता है।
दिनकर अपनी जगह पर बैठा बेचैन हो उठा। वो बार बार पहलू बदल रहा था। पिताजी, आखिर कुदरत ने इंसान को 3 शक्तियां दी हैं, तन, मन और धन की। मधुकर फिर बोला, इसमें धन तो सबसे बाद में आता है। जिसके पास धन न हो वह तन या मन से भी दूसरे को अपना सहयोग व भावना पहुंचा सकता है। अगर मैं दिनकर के बच्चों के जन्मदिन पर महंगा तोहफा भिजवा सकता हूँ, तो क्या वह मेरी बेटी के जन्मदिन पर 10 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड नहीं भिजवा सकता? सुनीता एक फोन नहीं कर सकती? इससे उसे यह तो लगता कि चाचा चाची को उसका जन्मदिन याद है। सब मधुकर की बात चुपचाप सुन रहे थे। सबको उसकी नाराजगी की वजह समझ में आ रही थी। रतिका इतनी बीमार पड़ी, ठीक है, मेरे पास सारी सुविधाएं थी, लेकिन क्या मुझे अपनों की सहयोग की जरूरत नहीं महसूस हुई होगी? दिनकर थोड़े दिन मेरे साथ रहकर मेरे दिल को तसल्ली नहीं दे सकता था? मुझे कैसे महसूस हो कि मेरे भी सब है, भाई बहन, माता पिता, और सब मुझे प्यार करते हैं। प्रीत की डोर तो कैसे भी बांधी जा सकती है, बात तो डोर बांधने से है। दिनकर के लिए जरूरत से ज्यादा सहानुभूति व प्यार ने आप सबको भी मेरे प्रति उदासीन बना दिया। मैं बेटी को दिल्ली किसी दूसरे के साथ नहीं भेजना चाहता था। खर्चा और प्रबंध तो मुझे ही करना था, लेकिन क्या दिनकर चाचा होने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता था? लेकिन लेने की ऐसी आदत पड़ी कि दिनकर को कभी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ, न माता पिता के लिए, न भाई बहन के लिए। उसने यह सब अपना हक समझ लिया। यहाँ तक कि जब माता पिताजी को भी ज्यादा इलाज व देखभाल की जरूरत पड़ती है, तो मैं उन्हें साथ ले जाता हूँ। लेकिन क्या यह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरा साथ नहीं दे सकता था? फोन करके माता पिता का हाल नहीं पूछ सकता था? सुनीता पराई लड़की थी माँ। उसे दिनकर जैसा सिखाता वो वैसा ही सीखती। यह तो संस्कार है, परंपरा है। हम जैसे डालते हैं वैसे ही बच्चों में पड़ जाते हैं। आपने भी यही सोचकर हमेशा ही दिनकर का ही साथ दिया था कि वह साधारण हैसियत का है। यह धन से तो गरीब है माँ, उसके लिए तो हम सब बैठे हैं, लेकिन यह तो तन और मन से भी गरीब हो गया है, जो हम इसको नहीं दे सकते। सिर्फ एक दादी ही थी जिन्होंने मेरा साथ दिया, वरना माता पिता होकर भी आपने मुझे ही भला बुरा कहा, मेरा किया धरा सब भूल गए। मैं पूछता हूँ, मैंने या रतिका ने कौन सा फर्ज पूरा नहीं किया? सिर्फ एक बार मैंने फर्ज निभाने से इनकार किया तो मैं बुरा बन गया, बस, वह भी सिर्फ अपना हिस्सा लेकर, और दिनकर अच्छा हो गया, सबके प्यार व सहानुभूति का पात्र बन गया। सब चुप थे, अपनी अपनी जगह पर बैठे। सब महसूस कर रहे थे कि मधुकर का एक एक शब्द सही है। सब अपनी गलती महसूस कर रहे थे। इन बातों पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया था। उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि मधुकर के पास पैसा है, इसलिए उसे दिनकर की मदद करनी चाहिए। यह नहीं सोचा कि संपन्न होने के बावजूद उसे भी कभी अपनों के प्यार की व सहयोग की जरूरत महसूस होती होगी। इसलिए मैंने अपना हिस्सा लेने का नाटक किया, मधुकर कह रहा था। मैं दिनकर को एहसास दिलाना चाहता था कि जीवन में सब कुछ इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। कुछ पाने के लिए, चाहे वह धन हो या प्यार, कोशिश करनी पड़ती है। मेरा हिस्सा भी पिताजी से पाकर वह कभी नहीं समझता कि यह भाई का हिस्सा है। वह इसे भी अपना हक ही समझता। मैं तो जिंदगी की परेशानियों से अकेला ही जूझता रहा। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि सुख दुख के साथ खड़े होने के लिए मेरा भाई है, जो मेरे किसी भी जरूरत पड़ने पर मेरे साथ छाती तान कर खड़ा हो जाएगा। कहते कहते मधुकर की आंख भर आई। उसके साथ सबकी आंखें नम हो गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर उनके चेहरे बता रहे थे कि वे अपनी गलती महसूस कर रहे हैं। इस पहलू पर तो उनका ध्यान कभी गया ही नहीं था। पल भर के लिए सबके बीच चुप्पी पसर गई। तभी दिनकर उठकर भाई के पास आया और उसके पैर छूते हुए बोला, भैया मुझे माफ कर दो। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ अपना ही पक्ष जाना, आपकी तरफ से कभी सोचा ही नहीं। सब कुछ अनजाने में ही हुआ। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ बेटा, हम सबको भी माफ कर दे। हमने सचमुच इस नजर से कभी नहीं सोचा कि धन से संपन्न है तो क्या, सुख दुख तो तेरे भी हैं, और हम सबको तेरे बारे में सोचना चाहिए। मधुकर का दिल पसीज गया। सारा गुस्सा पल भर में काफुर हो गया।
अपने तो अपने ही होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से साथ न भी दें, तब भी हमारे तन मन में बसकर हमें सहारा देते हैं। उसने दिनकर को गले से लगा लिया। मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है दिनकर, मैं तो तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहता था कि तुम सिर्फ अपने तक सोचने के दायरे से बाहर आओ, दूसरे के बारे में भी सोचो। दूसरा तुम्हारे लिए जो कर रहा है उसे हक समझकर ही नहीं, बल्कि कृतज्ञता से ग्रहण करो। बदले में कुछ करने की कोशिश करो, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि इसे एक आदत बनाओ। सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो। तभी नई पीढ़ी में भी घर के यह संस्कार पनपेंगे। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे हुए थे। लंबे समय से जो मनमुटाव की छाया घर के सदस्यों को घेरे हुए थी, वह अब परस्पर स्नेह के प्रकाश से छट चुकी थी। नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी द्वारा लिखित बेहद ही मर्मस्पर्शी कहानी प्रीत की डोर। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के द्वारा अपने विचार साझा कीजिए। जल्द ही लौटूंगी एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।